नमस्कार, सभी का स्वागत है प्रवचन डिजिटल पर। आज दोबारा से हम लोग पुलिस मुख्यालय में खड़े हैं, डीजीपी साहब के बाहर हम लोग खड़े हैं। फिर से वही सवाल है जो हम लगातार पूछते रहते हैं, आखिर उत्तराखंड की जो पुलिस व्यवस्था है, लॉ एंड ऑर्डर है, उसको आखिर हो क्या गया है। आए दिन ऐसे केस सामने पर आ रहे हैं, जैसे कि आपने अभी टाइटल भी पढ़ लिया होगा कि एक महिला जो खुद होमगार्ड की बीवी है, एक पुलिस वाले ने उसे मारकर झाड़ियों में फेंक दिया। पर मुश्किल वो महिला बच पाई और आज वो गुहार लगाने आई है पुलिस मुख्यालय में डीजीपी साहब के पास। और 3 महीने से तकरीबन ये मामला चल रहा है। पूरा मामला क्या है मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तस्वीर देख लीजिए, वो महिला खुद एम्बुलेंस लेकर यहाँ पर आई है। पूरा मामले में आपको बताता हूँ कि क्या आंदोलन को कहा गया। आज ऐसे सबकी कोई जगह है, उसकी तरफ आ जाएंगे, देखिएगा। नेगी जी सर मंगा देते ना कागज फोन कर देते। ठीक। क्या आज डीजीपी साहब से मिलने आप लोग, क्या हुआ था आपके साथ? मिल भी नहीं पाई डीजीपी साहब से, मैं स्पेशल आए थे मन में। अच्छा, ना मेरे पैसे दे दोगे, मेरी हालत का रखी मुझसे भी पता। थोड़ा हाथ ऊपर कर दीजिए, हाथ बड़ा खत्म है, पूरा खत्म है। ये उसी हादसे में हुआ था। आगे एक पैर हाथ पूरा सब पे कांटे लगे। चलिए, पूरा मामला उनके जो हस्बैंड है उनको समझने की क्या हुआ था, पूरा मामला पूरा बता दीजिए। पूरा मामला तो हमारा पैसों का लेन देन का है, क्योंकि वो हमारे घर में आना जाना था जब से वो अंडर ट्रेनिंग फुटबॉल खाने में आए। और हमको जो है माँ बाप के समान समझता था, दर्जा दिया था, चाचा चाची बोलता था, मेरे बच्चों को दोस्त मान के पहले हमने बोला चलो यार हमारे 2 बेटे, हमको एक बेटा और मिल गया। एक दिन ऐसा हुआ कि उसने कहा यार मैं देहरादून में ज़मीन सस्ती है, मैं भी ले रहा हूँ, आप भी ले लो। मेरी मैडम ने कहा, मेरे को कहा कि यार नहीं ऐसा है कि वहाँ सस्ती ज़मीन है, ले लेते हैं। मैंने कहा भाई चल ले ले। तो हमने उसको 8 लाख तो नगद दिए हैं, नगद बाई हैंड दिए हैं, कोई लिखत पढ़त नहीं है। हमने वो गलती कर दी, लिखत पढ़त नहीं किया, बाई हैंड दिए हैं। और बाकी वैसे मेरे पास दस्तावेज है, तो हमने 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 70,000 ऐसे अलग दिए हैं। तो टोटल हमारे 10-12 लाख के लगभग है समथिंग में। और उसने जो है पैसे देने से आनाकानी किया, क्योंकि उसने रजिस्ट्री अपने नाम पे कर दी थी। हमने बोला तूने रजिस्ट्री अपने नाम पे क्यों करी जब पैसे हमने दिए हैं। उन्होंने कहा यार वो मैं सरकारी नौकर हूँ, तो प्राइवेट नौकर है, तेरे को लोन नहीं मिलेगा, मुझे लोन मिल जाएगा, इसलिए मैंने अपने नाम पे कर दी है। अब ऐसा करते हैं कि मकान बना के मकान बेच देते हैं, जो भी पैसा मिलेगा आधा आधा कर लेंगे। फिर भी हम जो है सीधे साधे रहे। मैंने कहा चल यार ये सही बोल रहा है, आधा आधा कर लेंगे। मकान भी मेरी घरवाली ने बनाया, मेरे बच्चों ने रेख देख में बनाया। वो तो अपनी ड्यूटी पे रहता था, कभी कभार आ जाता था, रात को देखने के लिए कितना बना क्या बना। उसके बाद जब मकान में निकालना चालू कर दिया, मकान क्लियर हो गया, इसको बोला निकल जा निकल जा। उसने कहा पैसे दे दे, मैं भी निकलती हूँ। उसने पैसों से मना कर दिया, मैं तो पुलिस में हूँ, तो क्या कर दी, मैंने देता पैसा, तूने किसके सामने दिया? क्या नाम था उसका? नाम अनिल चौहान है। उसने कहा क्या सब ये तो 2021 की घटना है। बात बता रहा हूँ। उसने कहा क्या कर लेगी, मैं तो पुलिस में हूँ, मेरा क्या बिगाड़ लेगी, मैं पैसे देता ही नहीं तुझे वापस। तूने मुझे कब पैसे दिया, किसके सामने दिया, कोई लिखत पढ़ा नहीं है। फिर ये उठी एसपी मैडम थी वहाँ पे उस टाइम, जो डीआईजी महोदय है इस टाइम यहाँ पे, रेणुका महोदय, उसके पास गई। उन्होंने जो है उसको तलब किया अपने ऑफिस में। उसने वहाँ पे एक्सेप्ट करके एग्रीमेंट बनाया, जो एग्रीमेंट मेरे पास अभी तक पड़ा हुआ है, मगर मेरे पास 2 कॉपी है उसकी, ओरिजिनल कॉपी तो उसी के पास जमा हुई है। उसने जो है 6 महीने का टाइम लिया था। 6 महीने के अंतराल में डीआईजी ये रेणुका मैडम का वहाँ से प्रमोशन हो गया, डीआईजी बन गई, यहाँ पे मुख्यालय में आ गई। वहाँ पे जो है एसपी साहब आए, यशवंत सिंह चौहान। तो उसने फिर उसको धमकी दी कि भाई अब तो मेरा अपना आदमी आ गया है, अब तूने जो करना है सो कर ले, मेरा तो कुछ नहीं कर सकती है। फिर मैंने इसको बोला, एक दिन मैंने कहा तू दोबारा ऑफिस में जा एसपी साहब के यहाँ और इनको ये प्रकरण बता दी। ये फिर वहाँ गई थी, वहाँ भी उसने बताया, तो वहाँ देखा तो वहाँ इसके नाम से उसने एक एप्लीकेशन लिखा हुआ, जिसमें लिखा हुआ कि मेरे पैसे मुझे प्राप्त, मैं इस पर कोई कार्रवाई नहीं करना चाहती हूँ, मैं अपना केस वापस ले रहा हूँ और मैं इसका पैसा मैं दे दूँगा। उसने अपने हाथ से लिखा, इसके सिग्नेचर कर रखे, वहाँ से भी इनके नाम से किया हुआ है, सिग्नेचर करेंगे। वो भी फ्रॉड काम है। फिर हमने यहाँ डीआईजी मैडम को भी बताया कि उसने देखो ये काम कर रखा है। उन्होंने मुझे फिर जो है मैडम आई थी, मेरी घरवाली आई थी, जो मेरी घरवाली ऋषिकेश देहात मैडम है, उसके पास मुझे केस भेजा, बोला यहाँ का नंबर डीआईजी मैडम ने जो है वहाँ देखा, जो यहाँ पे वर्तमान में जो है खंडूरी साहब के एक एसपी
तो उन्होंने बोला मैं तो शहर का एसपी हूँ, देहात का जो है एसपी मैडम ऋषिकेश बैठती है, आप वहाँ जाओ। तो वहाँ गई, वहाँ भी मैडम ने उसको अपने ऑफिस में बुलाया, जो कि माह जून की बात है, इसी साल 2022 में माह जून में उसने 3 महीने का एग्रीमेंट लिया। उस 3 महीने का एग्रीमेंट में 1 महीना बीत चुका था, दूसरे महीने में उसने 5 जुलाई को इसको बुलाया और 5 जुलाई को पैसा देने के बहाने कहा कि बैठ, कार ला रखा हूँ मैं, कार में बैठ और मैं पैसे श्रीनगर में रखा हूँ, मेरी पोस्टिंग वहाँ, मेरा ट्रांसफ़र हो गया, मैं तेरे को पैसा वहाँ दूँगा। ये भोली भाली उसके साथ बैठ के श्रीनगर चली गई, केस से लगभग 12 बजे के लगभग चली गई। वो श्रीनगर पहुँची, घरवाली मेरी 6:30-7 बजे लगभग। उसके बाद वहाँ से फिर उसी के साथ वापस आई। इसने कहा वापस कहाँ जाना है, रात को मेरे लिए होटल कर दे, मैं तो यहाँ होटल में रहूँगी, मैं सुबह जाऊँगी। उसने कहा नहीं, मेरे आधे पैसे ऋषिकेश में, आधे मैं यहाँ था, मैं उसको लेने आया था। अच्छा, ये मतलब पैसे लेने इनके उसके साथ चलेगी? हाँ, इसकी बात आप बता रहे हैं। हाँ, उसके बाद वो रास्ते में आया, तो रास्ते में पता नहीं क्या कहा सुनी, जो कि मैंने इसको फ़ोन किया लगभग 8:30 पौने 9 के लगभग मैंने उसको फ़ोन किया कि अनीता तू कहाँ है। तो मैं जब फ़ोन में बातें हुई तो उसकी आवाज़ आ रही थी लड़ने की, इसकी आवाज़ आ रही थी लड़ने की। मैंने कहा इस अनिल को फ़ोन पकड़ा, इसने अनिल को फ़ोन नहीं पकड़ा है, अनिल ने इसके हाथ से फ़ोन काट दिया। उसने कहा बहन की लोड़ी फ़ोन काट, उसने फ़ोन काट, जो आवाज़ मैंने क्लियर सुनी। मगर पुलिस प्रशासन से मैंने उसकी जो है कॉल डिटेल मांगी है, अपने फ़ोन नंबर की, इतने बजे मैंने कॉल किया था, उसकी कॉल डिटेल मुझे दो, उसमें सुनो कि किस किस की आवाज़ है, क्या क्या बद्दी बातें बोली जा रही है। मगर वहाँ का एसपी जो है अभी तक मुझे उसका जवाब नहीं दिया, न ही मुझे कॉल डिटेल देने को तैयार है। मैंने सूचना का अधिकार उसका वो भी मांगा 5 तारीख का कि इसकी ड्यूटी कौन से पॉइंट पे थी और उस पॉइंट की सीसी फुटेज मुझे भी दो। मुझे नहीं दे रहे हो तो हमारे डीआईजी महोदय के सामने सम्मुख पेश करो या डीजी महोदय के सम्मुख पेश करो, मगर वो कहीं पेश नहीं करें। वो तो खाली 5 तारीख रात के 8 बजे की लगभग की सीसी फुटेज दिखा रहे हैं, बाकी नथिंग, बाकी आगे पीछे कुछ नहीं दिखा रहे। खुद बचाने की कोशिश कर रही है पुलिस, उसको बचा रही है, साफ साफ बचा रही है, इससे जाहिर होता है उसको साफ साफ बचा रही है। 3 महीने बीत चुके हैं, एफआईआर लॉन्च हो रखी है, अटेम्प्ट टू मर्डर केस है। अगर ये मर जाती तब क्या होता? पुलिस तो जैसे किसी के बयान लेती है, मैं भी हॉस्पिटल में बयान लेने जाते हैं पुलिस के साथ, तो उसको बयान लेती है, वो बयान देता देता मर जाता है, अगले का नाम दे देता है कि फलाना आदमी ने मेरे को मारा, और मर जाता है, दम तोड़ देता। पुलिस अगले दिन या उसी समय उसको कैप्चर करके थाने में ले आती है। तो क्यों न इस केस में भी उसको कैप्चर करके लाई पुलिस अभी तक? मेरा कहना यही है, या तो उसको बर्खास्त करो या उसको फिर सजा दो। बिल्कुल, उस समय की हम तस्वीरें भी आपको दिखा देते हैं। ये तस्वीरें हैं, ये देखिएगा, ये हालत थी उस समय, ये देखिएगा, आप देख सकते हैं किस कंडीशन में ये थी, बिल्कुल एकदम मृत कंडीशन में हम बोलेंगे। और सिर के ऊपर आप ये देखिएगा कितने टांके भी आपको ये नजर आ जाएंगे, कितने टांके लगे हुए, ये देखिएगा, सीधी लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। उसके बाद फिर अभी तक जो एफआईआर कौन सी धारा वगैरह लगी है? धारा तो खाली 300 साल लगाई है, जबकि मैंने वहाँ पे बोला भी है विवेचन अधिकारी को, मैंने कहा इस पर तो 4 धारा तो वैसी बनती है जो मेरे को नॉलेज है। एक तो जालसाज की धारा है, एक अपहरण की धारा है, एक हत्या की धारा है, एक लेन देन मामले की धारा है, झूठी 4 धारा तो इसको वैसी बनती है। मगर विवेचन अधिकारी बोलता है कि वो जब मैं विवेचन करूँगा तो धारा अपना बढ़ जाएगी। अब मालूम नहीं वो उसको क्यों बचाना चाहते हैं, मेरे समझ में नहीं आती बात। या तो मुझे वो होमगार्ड समझ के, क्योंकि होमगार्ड उनकी नज़र में ऐसा होता है कि गंदी नाले का कीड़ा। मैं आपके सम्मुख, ये कैमरे के सम्मुख साहब बोला, मेरे ऑफिसर भी मेरी बात को सुन रहे होंगे, जो मेरे होमगार्ड के ऑफिसर है वो भी सुन रहे होंगे। हमको ऐसा समझते हैं गंदी नाली का कीड़ा, और अपने कांस्टेबल को ऐसा समझते हैं कि ये हमारे ऑफिसर हैं या हमारे परिवार के हैं। हमको कुछ नहीं समझते, हम ड्यूटी करते हैं, हमें पता है हम किस प्रकार से ड्यूटी करते हैं। हम तो अपने चुप इसलिए रहते हैं कि अपने बच्चों की भविष्य देखना, अपने बच्चों को पालन पोषण करना है। खून तो हमारे अंदर भी खोलती है कि मैं भी जाऊं, अभी उसको हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग हो रखा, मैं भी जाऊं वहां, मैं वर्दी पहन के जाऊं, मैं भी उसको मार के आ जाऊं। मगर नहीं, उसने गलत किया, मैं गलत नहीं करूंगा। मैं कानून से लड़ूंगा और कानून से मुझे न्याय मिलेगा, आप लोगों के माध्यम से मुझे न्याय मिलेगा। आज डीजीपी साहब के पास आ रखे थे, क्या कुछ डीजीपी के साहब के पास हम जरूर अपनी फरियाद लेके आए थे। मैं तो अपनी फरियाद लेके कम आया था, मगर मैं अपनी मैडम की फरियाद लेके आया था। मैडम को मिलाना था, मैडम मिल जाती तो मैडम के मुँह से बयान सुनती, क्योंकि ये जो बयान बोलती वो सत्य होता। मैं तो हो सकता हूँ, क्या पता झूठ बोल रहा हूँ या सत्य बोल रहा हूँ, मेरी बातों पर कोई विश्वास नहीं करेगा। मगर ये अगर बोलती तो इस बात पर विश्वास होता। मैंने तो इसका बयान उस दिन भी हॉस्पिटल एमसी के अंदर ले लिए थे, जब ये कोमा से बाहर आई। जैसे ये कोमा से बाहर आई, डॉक्टर ने मुझे अंदर बुलाया कि आप मिल सकते हैं, थोड़ा बाहर कोमा से बाहर आ गए। मैंने जाते हुए वहाँ पे चालाकी दिखाई, मैंने अपना कैमरा ऑन करके इसका बयान ले लिए। डॉक्टर साहब को पता चला कि ये इससे बयान ले रहा है, इससे पूछताछ कर रहा है। डॉक्टर साहब ने मुझे कहा कि भाई साहब आप इसका बयान या पुरानी बातें मत बोलो, ये दोबारा कोमा में जा सकती है, न कभी इसको पूछना
अगर ये अपने मन से बता देती है तो ठीक है, हाँ भर लेना, नहीं तो इसको पूछना मत। मैं डर के मारे इसको कोई बातें नहीं पूछता हूँ, क्योंकि ये दोबारा कोमा में जा सकती है। आपको होश कब आया? आपको याद है कि क्या कुछ हुआ था आपके साथ उस समय? अच्छा, इनको याद नहीं है। मारपीट का कुछ याद है? हाँ, मारपीट का याद है, मारपीट का तो याद है, मारपीट का याद है। क्या कुछ हुआ था उस रात में? बता दे 5 तारीख तक बुलाया मैंने, तो ककम मिले कपड़े कब्जे पे। सर गाड़ी में आए थे, वो कह रहे कि उसको गाड़ी चलानी आती नहीं। मुझे नहीं पता कि कोई पैसे के पीछे गाड़ी उसने भी चलाई, किसी और से भी चलवाई उसने गाड़ी। दो लड़के बुलाए थे उसने। कब बुटिंग गए तो उसने लगा, हाँ, कब बुटिंग गए? हरिद्वार भी दे, हाँ, वो बोलना कि मैं ऋषिकेश से, उसके श्रीनगर भी दे। हाँ श्रीनगर से, यहाँ से तो पहले ऋषिकेश से गई थी ना श्रीनगर, हाँ, वो बोलना। ऋषिकेश से श्रीनगर से फिर हरिद्वार ऋषिकेश आए। फिर वो पता नहीं कांड मार मुड़ के मुझे फिर दोबारा चला गया होगा, मुझे नहीं पता। चलिए, वाकई में ये बहुत गंभीर विषय है। हम लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, कानून व्यवस्था, उनसे हम ज़्यादा बात इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि अभी कोमा से बाहर आई हैं। और आप हालत आप ये देख लीजिएगा, मुझे मार मुड़ के फिर दोबारा तस्वीरें आपने हमको दिखाई थी किस तरीके से कोमा से बाहर आई है और किस तरीके से बची है। इसलिए हम ज़्यादा सवाल भी उनसे नहीं पूछेंगे, लेकिन सवाल शासन प्रशासन पर खड़ा होता है और प्रणाली पर खड़ा होता है। जो हम कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर की हम लोग बातें करते हैं, जब एक जो होमगार्ड खुद जो पुलिस व्यवस्था है उसकी एक कड़ी है, उनको तक इंसाफ नहीं मिल पा रहा। 307 की धारा उस पर लगी है, लेकिन गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। और ये देखिएगा, डीजीपी कार्यालय में आज उन्हें आना पड़ रहा है डीजीपी से मिलने के लिए। तो कानून व्यवस्था क्या कुछ रह गई? आखिर जिला प्रशासन, जो जिला पुलिस है वो क्या कर रही है? जो बार बार सभी लोगों को जो पीड़ित हैं उनको डीजीपी से मिलने आना पड़ रहा है। तब डीजीपी आज मिले तो आज जाके उनको सस्पेंड का ऑर्डर उन्होंने किया, लेकिन क्या न्याय तभी मिल पाएगा जब डीजीपी के बयान से संतुष्ट नहीं है आप? उनके आदेश से भी संतुष्ट नहीं है। सस्पेंड ऑर्डर तो दे दिया उन्होंने। सस्पेंड क्या होता है? सस्पेंड में तो उसको सैलरी मिलेगी, वो फिर भी अकड़ेगा। क्या कर लिया तूने? मुझे धमकी वैसे भी देता है कि तू कुछ सेहत की मूली है। ये मैंने बयान ले रखे, इस बयान को आप इसमें सुना सकते हैं। वो तो कह रहे हैं कि इसको सस्पेंड कर दो। सस्पेंड क्या? मैं तो कह रहा हूँ उसको बर्खास्त करो, बर्खास्त करने के बाद उसको कड़ी से कड़ी सजा दो, जो उसको भी ऐसा हो जैसा ये है पीड़ित। ये देखो ना, इसका यहाँ देख के देखो, पूरा सिर डैमेज कर रखा है। 200-250 टाँके लगे हुए हैं सिर पे। डॉक्टर ने तो मना कर दिया था। डॉक्टर ने कहा हम कोशिश कर सकते हैं, मगर 1% चांस है जिंदा होने का, मगर वो भी हम क्लियर नहीं कर सकते थे। मगर डॉक्टर ने कहा हम कोशिश करेंगे, हम डॉक्टर हम कोशिश करेंगे। मगर डॉक्टरों ने कोशिश करी है, उसको जिंदा मेरे को दिया। अब मैं डीजीपी के साथ के आदेशों से संतुष्ट नहीं हूँ। मुझे हो सकता है कि सीएम के पास जाना पड़े या डीजी के पास जाना पड़े, या अगर ये लोग भी मुझे संतुष्ट नहीं करेंगे, सीएम साहब या डीजी साहब, तो मैं भारत सरकार तक जाता हूँ, क्योंकि मैं एक्शन मैन आदमी हूँ। मैं भारत सरकार तक। तो आपकी पीड़ा हम समझ सकते हैं। तो वही हम बात कर रहे हैं कानून व्यवस्था की, लॉ एंड ऑर्डर की, कि भाई एक आम आदमी को बार बार क्यों डीजीपी से मिलने, क्यों सीएम से मिलने, क्यों भारत सरकार से मिलने की दरख्वास्त करनी पड़ती है? क्या जो कानून है इतना कमजोर हो गया है? क्या न्याय इतना मिलना कमजोर हो गया है कि एक आम आदमी को न्याय तक नहीं मिल पाता? उम्मीद करते हैं कि इन्हें और आगे स्टेप ना उठाना पड़े, डीजीपी से जो मिले हैं उससे ही कुछ कार्रवाई हो जाए, क्योंकि गुनहगार होता है, चाहे वो किसी भी पर। तो आज के लिए इतना ही। आप देख रहे थे आपका अपना परवत जर्नलिस्ट।